मैं शुभम कुमार, जियोग्राफी कमेंटर, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आइए आज हम देखेंगे कि इसके पहले हमने जो किया वो 2023 और 25 के क्वेश्चंस को कर चुके हैं। आज हम 24 के क्वेश्चन को करेंगे और इसमें देखते हैं कि क्या रुझान रहा 24 के क्वेश्चनों में। 25 को हमने देखा, 23 को देखा तो बहुत ज्यादा हुआ। मुझे नहीं लगा कि कठिन होगा आपके लिए भी। क्यों? क्योंकि आप तो प्री-स्टार्टिंग क्लासेस से पढ़ते हो ना, आपका सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कराया जाता है, तो फिर किस बात के लिए कठिन है, किस बात की दुख तकलीफ है। तो हमारे साथ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, खेलते रहिए। आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन का रुझान क्या रहता है, जिसमें मैं आप लोग को लेकर के आया हूं गुरु बेस्ट 2.0। हमारा जो प्री-स्टार्टिंग क्लासेस आपको प्रोवाइड करा है गुरु बेस्ट 2.0, जिसमें आपको फीचर मिलता है किस बात के लिए, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, इसके अलावा क्लास नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड कराया जा रहा है, टेस्ट सीरीज और ई बुक भी मिल रहा है, और साथ में 1 by 1 गाइडेंस दिया जा रहा है। 1 by 1 गाइडेंस किस लिए? आपको किसी बात की कोई समस्या हुई तो हमसे मुलाकात करिए। किस नंबर पर? 7309733765 पर। क्यों? अब ये तो कर लिया, फिर पढ़ोगे कहां से आप? तो डाउनलोड करिए हमारे इस प्री-स्टार्टिंग क्लासेस को। कहां से डाउनलोड करेंगे आप? इस वाले छोटे से आइकन वाला जो होता है प्ले स्टोर, वहां से। और हमारे पास कुछ कोर्स अवेलेबल है, जैसे बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड, जो कि मात्र 2450 रुपए में है। अगर आप नॉन डोमेन लेना चाहते हैं जो मात्र 1000 में है, छोटी सी फीस है जिसको आप दीजिए और ज्वाइन करिए। आइए, सबसे बड़ी चीज है टेस्ट सीरीज, जो कि केवल हमारे प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड कराया जा रहा है, सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज, जहां से आप देने के बाद एक अच्छा नंबर स्कोर करेंगे और अपने एडमिशन को सिक्योर करेंगे, अपना सीट सिक्योर करेंगे आप। आइए फिर देखते हैं कि जो क्वेश्चनों की संख्या हो रही है वो 28 हो रहा है, जिसमें से 25 आपको करना है, जिसमें हर क्वेश्चन पे आपको 4+ मार्क्स है। और बाबू एक छोटी सी मिस्टेक हो गई ना, और एक छोटा सा चीज छूट गया ना, तो -1 नंबर भी आपके लिए आ जाएगा। तो उससे बचने के लिए आप हमारे प्री-स्टार्टिंग क्लास से जुड़े रहिए। आइए पहले क्वेश्चन आता है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान कंस्टिट्यूट द कमांड एरिया ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल। बोल रहा है कि इंदिरा गांधी कैनाल के किनारे में कौन कौन सा एरिया आता है। तो देखते हैं कि भैया पहला दिया गया जैसलमेर, दूसरा दिया गया बीकानेर, और तीसरा दिया गया जयपुर, और चौथा दिया गया चूरू, और पांचवा दिया गया उदयपुर। तो इसमें से कौन कौन सा होगा? जैसलमेर के किनारे होता है, फिर किसके किनारे होता है? बीकानेर के किनारे से ये नदी, मतलब ये इंदिरा गांधी कैनाल गया हुआ, और एक और इसमें चूरू। ये सी और डी, सी और ई इसमें नहीं है। तो इस अनुसार हमारे जो ऑप्शन शुरू होंगे वो कौन सा सही होगा भैया? ए, बी एंड डी। पहले का ऑप्शन कौन सा का? ए, बी एंड डी। आइए देखते हैं इस कैनाल के बारे में है क्या, इस मतलब मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इंदिरा गांधी कैनाल का जो कमोडेंट एरिया ये होता कहां से। तो यहां पर एक सतलज और ब्यास नदी पर एक बैराज बनाया गया, जिसको बोला गया हरिके बैराज। इस हरिके बैराज जहां से नदियों को पानी को मोड़ा जाता है, ये बैराज होता क्या, इसके बारे में जानते हैं। सर ये बताओ, ये बैराज होता क्या है? बैराज एक प्रकार का कह सकते हो कि इस तरीके से होता है, ये नदियां जा रही है, इन नदियों पे बैराज बना दिया गया। मान लो एक नदी इधर निकल गई, ठीक भी है, ये नदी इधर निकल गई, ये मान लो ये नदी आ रही है, इसके प्लस में भी कोई ऐसे नदी आ रही है इस तरीके से, तो इस पे एक बैराज को हमने ये क्रिएट कर दिया। यहाँ पे बैराज, ये वाला जो एरिया हमने क्रिएट किया, ये बैराज का, तो ये काम किया करता है कि इसके नदियों के पानी को मोड़ देता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने के लिए नदियों को पानी को रोक करके उसको यूज करते और उसको मोड़ देता है। और यही बैराज आप यहां से देख रहे हो कि हरिके बैराज जो है ब्यास नदी और सतलज नदी पे, जो यहां से इसको बनने के बाद यहां से मोड़ा, और ये निकलते निकलते आपके कहां तक आ गया? इस गुजरात वाले पार्ट तक, सॉरी राजस्थान वाले पार्ट तक आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर ये निकला कहां से? पंजाब से होते हुए आता है, पंजाब से होते हुए आपको दिखेगा, पंजाब से होने के बाद ये आपके राजस्थान के वगैरह पार्ट में घुस जाता है, ठीक। तो इसके किनारे किनारे कौन कौन से मतलब आ रहे? तो इसमें आपने पढ़ा कि इसके किनारे किनारे में जो आ रहे हो, जैसलमेर आ रहा है, बीकानेर आ रहा है, चूरू, ये जो जगह इसके किनारे इस इंदिरा गांधी कैनाल के पास आते हैं। अब ये सर बताओ कि इंदिरा गांधी कैनाल है क्या? राजस्थान में पानी को पहुंचाने का सबसे अच्छा साधन इंदिरा गांधी कैनाल है। इस पानी का प्रयोग लोग वहां पे पीने के लिए करते, ज्यादातर खेती वगैरह के साथ साथ यहाँ पे पानी पीने के लिए करते हैं। और इस कैनाल का ये जो पार्ट है, ये कैनाल का मेन टेल है, यहाँ पे खत्म हो जाता है जैसलमेर के पास आकर के। क्लियर है भैया? आइए देखते हैं। भारत बोल रहा है व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ मेल माइग्रेशन इन इंडिया। द मेन रीजन ऑफ मेल माइग्रेशन इन इंडिया फ्रॉम विलेज टू सिटी और वन प्लेस टू अनदर प्लेस। द मेन कॉजेज आर हियर वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। काम और रोजगार के लिए एक पुरुष एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता
है। लेकिन सर आप एक बात बताओ, क्या विवाह होने पर हमारे यहाँ क्या ऐसी प्रथा है क्या कि पुरुष घर जमाई बन करके पहुंच गया? लड़कियां जो होती हैं अपने मायका से ससुराल जाती हैं, न कि जो लड़के होते हैं वो मायका से अपने ससुराल के लिए निकल ले रहे। हाँ, कुछ लोगों के किस्मत अच्छे होते हैं, जहां लड़कियां अकेले होती तो वहां उनको मिल जाता है मौका अच्छा खासा। ठीक, शिक्षा प्राप्त करने के लिए लोग जाते तो जरूर है, लेकिन बहुत कम। बिजनेस आप ज्यादातर चाहते हो कि बिजनेस जो वगैरह हो ये हमारे घर के आसपास में, हमारे लोकल एरिया में हो। तो जिसके सबसे ज्यादा किसके लिए लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो काम और रोजगार को लेकर के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बोल रहा है कि द ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड ड्यूरिंग, बोल रहा है कि सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम के दौरान शुरू किया गया था। किस कार्यक्रम के दौरान, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान में सूखा प्रवण क्षेत्र का कार्यक्रम शुरू किया गया? तो ये हुआ था चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के दौरान। सर ये बताओ कि किसी और भी बैच में आया हुआ है क्या, किसी और भी एग्जाम में आया हुआ क्या? 2025 के पेपर में भी आए हुए, यानी कि ये जो क्वेश्चन ये रिपीटेड है। आइए देखते कि पंचवर्षीय योजना है क्या। इस पंचवर्षीय योजनाओं के तहत हम देश हमारा जब आजाद हुआ था तो हमारे पास दो चीजें थी, गरीबी थी और भुखमरी थी। ठीक, फिर इसको हमने मजबूत बनाने के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का सहायता लिया और धीरे धीरे इसको हमने मजबूत बनाया। इस योजना में योजना क्या, कौन सा, इसकी अवधि क्या रही, मुख्य उद्देश्य या प्राथमिकता हमने किसको दिया, किस मॉडल विशेष तथ्य पर यह काम किया। अगर बात किया जाए, इसमें पहली योजना जो है 1951 से लेकर 1956 तक चला था, जिसमें हमने कृषि विकास, सिंचाई और बिजली पर हमने काम किया था। और इस मॉडल किस पे किया था? तो ये मॉडल था हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था। फिर दूसरे की अगर बात किया जाए जो 1956 से लेकर 1961 तक चला था, जिसमें भारी उद्योग या औद्योगिकरण की बात की थी, जिसमें हमने जैसे कि हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन में हमने इसको बात करेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा और हैवी बिजनेस एम्प्लॉय में इसमें लगाया जाएगा, बिजनेस वगैरह में, जहां पर पीसी महालनोबिस के मॉडल पर इस पे काम किया। फिर जो तीसरी वाली आई, तीसरी पंचवर्षीय योजना था, वो 1961 से लेकर 1966 तक था। इसमें आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था खदान, जहां पे चीन, भारत और पाक युद्ध के कारण असफल रही। ये वाला जो तीसरा वाला था, इसी में 1962 में हमें देखने को मिलता है कि चीन और भारत का इंडो चाइना वार देखने को मिलता है। फिर पाक 1965 में पाकिस्तान से हमें युद्ध देखने को मिलता है, जिस कारण से क्या होता है कि युद्ध एक बहुत ही खर्चेलू प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है कि देश का बहुत ज्यादा संपत्ति जो होता है युद्ध के दौरान चला जाता है अपने देश को बचाने के लिए। क्यों भैया? एक भाई जो बुलेट की गोली आती है ना, मतलब जो बुलेट आती है कट्टे की, ठीक, वो भी लगभग 300-400 रुपए की आती है भैया। एक 350 रुपए की गोली आती है, तो जब वो गोली 350 का आ रहा है, तो सोचो बड़े बड़े बारूद के बम जो थे वो कितने महंगे होते होंगे, बड़े बड़े रैकेट वगैरह जो होते होंगे, करोड़ों करोड़ों भाई ये जो होती है ना, उसका ना हजारों करोड़ के जाते हैं। तो उन सभी चीजों के कारण से ये जो तीसरी वाली अर्थव्यवस्था वाला जो खदाने वाला माइनिंग वाला जो रहा, वो तीसरी वाली क्या रही, असफल रही। ठीक, फिर योजना अवकाश, हमारे पास थोड़ा सा क्या हुआ कि हमारे बीच में वार्षिक योजनाएं कई सारे आ गए, जो 1966 से लेकर के 1969 तक चला, ठीक, 69 तक। तो वार्षिक योजनाएं जो कि इसमें चले कि मतलब जो एनुअल योजना आने लगे, एनुअल प्लानिंग वगैरह, जिसमें युद्ध और सूखे के कारण 3 साल का गैप रहा। ठीक, इसमें छोटे छोटे योजनाएं वगैरह यूज हुआ करते थे। अजय भैया फिर देखते हैं कि चौथी योजना जो चली, चौथा वाला वो चला 1969 से लेकर 1974, जो कि स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता को दोनों को किया। और इसमें क्या चला, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण और हरित क्रांति आया, जिसमें आपने पढ़ा था यही वाला कि जो चौथी पंचवर्षीय योजना जो सूखा प्रवण क्षेत्रों के कार्यक्रम के दौरान किया गया, तो सूखा प्रवण क्षेत्र जो ये हरित क्रांति की वजह से क्या हुआ, आगे बढ़ा था, हरित क्रांति के कारण इसको हमने सही किया। ठीक भैया, आज फिर देखते हैं पंचवर्षीय योजना में पांचवा क्या है, जो 1974 से लेकर 1978 तक चला। ठीक, जो कि गरीबी हटाओ रोजगार इसमें था, गरीबी हटाना था, फिर रोजगार भी देना था, एम्प्लॉयमेंट भी देना था। फिर केवल 4 साल चली, जो जनता पार्टी के सरकार ने समाप्त किया, मतलब समाप्त कर दिया। ठीक, जनता पार्टी जो सरकार थी इसको बंद कर दी थी, समाप्त कर दिया था। फिर छठी जो आया, जो 1980 से लेकर 1985 तक चला, जहां पे गरीबी निवारण और तकनीकी आत्मनिर्भरता, हम यार टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी वगैरह की जब बातें हो रही है तो इसमें चल रहा है। फिर बोला नाबार्ड 1982 में स्थापित हुआ, इसी के समय में नाबार्ड आया, जो कि 1982 में क्या हुआ, स्थापित किया गया था। सातवीं पंचवर्षीय योजना के तहत आएंगे तो 1985 से लेकर 1990 तक चला था, जहां पे माइनिंग, एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पे क्या हुआ था, जो इसमें जो मुख्य काम हुआ था वो भोजन काम और उत्पादकता का नारा दिया गया था, क्यों उत्पादन यहाँ पे ज्यादा होगा भोजन वगैरह को लेकर के।
फिर 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1992 से 1997 चला, जहां मानव संसाधन विकास, जहां पे ह्यूमन डेवलपमेंट की बात किया जा रहा है, ठीक, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बात किया कि व्यक्ति, हमारा देश तब आगे बढ़ेगा जब हमारे पास शिक्षा, स्वास्थ्य और स्किल होगा तब। जहां पे नई आर्थिक नीति एलपीजी पॉलिसी इसी के दौरान लागू की गई थी। एलपीजी क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन, अरे सॉरी, लिब्रिकेशन और ये पब्लिक प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये तीन चीजों पे हमने इस पे काम किया था। ठीक है भैया। नौवा जो था 1997 से लेकर के 2002 तक चला था, जहां पे सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास की बात किया गया था, जहां पे सामाजिक न्याय और समानता के साथ विकास की बात किया गया था। ठीक, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, इधर से 9वीं 10वीं वगैरह नहीं पूछता, आपसे पूछेगा कौन? 12वीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर समावेशी और सतत विकास का किया गया था और भारत का ये अंतिम पंचवर्षीय योजना है। यहां से इसका नाम पंचवर्षीय योजनाओं का बदल जाता है, जहां नीति आयोग हो जाता है। ठीक, फिर बोलता है, ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, फोर्थ क्वेश्चन सेइंग दैट कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर कल्टिवेटेड इन द साउथर्न इंडिया स्टेट ड्यूरिंग द रबी क्रॉपिंग सीजन। रबी क्रॉपिंग सीजन की अगर बात करें उस टाइम में बोल रहा है कि अक्टूबर से मार्च के बीच में जो बुआई जुताई होती है उसके बात अगर कर रहा है, तो बोल रहा है कि सर इसमें से कौन से फसलें जो दक्षिण भारत के राज्यों में रबी की फसलों के रूप में काम आती है। यहां पे बोल रहा है तो रबी की फसलों में कौन कौन सी फसलें काम आएंगी भैया? देखो इसमें आएगा हमारा चावल, ठीक, मक्का, और गेहूं होता नहीं, चावल के समय में गेहूं होगा नहीं, और इसके अलावा आपका आएगा ये ग्राउंड नट, मूंगफली। ठीक भैया, तो मतलब ए बी और डी। और जब गेहूं होता उसी टाइम में सरसों होता तो ये भी कट जाएगा। इस बात को समझ रहे हो ना, गेहूं का सीजन आ गया है, गेहूं होता है तो उसी समय में क्या होगा? सरसों होगा, तो ये कट जाएगा। ठीक भैया, अब यहां पे राइस आ गया, ग्राउंड नट आ गया, ठीक, सॉरी एक चीज मैंने गड़बड़ बोला, अक्टूबर से मार्च बोला, तो मार्च से अक्टूबर होना चाहिए। ठीक भैया, मार्च से अक्टूबर। यहां पे क्या हो गया? ए बी और डी। देखो कहां पे ऑप्शन है ए बी सी, ये गलत है, सी डी ई गलत है, ए बी डी। ऑप्शन 2 क्या है? बिल्कुल सही, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या है? सही है, दूसरा वाला। ठीक भैया, याद रखिएगा कि जहां पे चावल होगा, मूंगफली होगा और मक्के का सीजन होगा, उस समय में ये क्या होता है कि दक्षिण भारत में रबी की फसलें उगाई जाती हैं। जब आपके थ्योरी क्लासेस होंगे, थ्योरी क्लासेस, तो उसमें आपको मैं प्रॉपर सारी चीजों को बताऊंगा कि किस मौसम में किस फसलों का उत्पादन होता है, उसमें क्या आवश्यकता होता है, कितना उसमें पानी लगेगा, ये सारी चीज, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, सब कुछ। फिर बोल रहा है फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी बिलीव। यहां पे होगा थॉट ऑफ स्कूल, थॉट ऑफ स्कूल ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी बिलीव्ड ह्यूमन वर ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द नेचर एंड दे adapted to the detected nature of nature। बोल रहा है कि which thought of school saying that where the human change by the nature। तो हमने पढ़ रखा था कि जहां पे मानव है प्रकृति के से प्रभावित होकर अपने आप को चेंज कर लेता था। हमने थ्योरी कर रखा है जहां पे हम जानते हैं कि मानव क्या होता है, प्रकृति के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। ठीक, जहां पे हम बोलते हैं कि पर्यावरणीय नीतिवाद की बात करते हैं। संभववाद क्या होता है या फिर पॉपुलिज्म क्या होता है? जैसे कि अगर बात किया जाए, हम इस भी तो हमारे यहाँ मौसम किसका चल रहा है? ठंडी का चल रहा है। इस ठंडी के मौसम में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं बिना कपड़े का अच्छे से पढ़ा पाऊं आपको कम कपड़े में? हमें क्या मिला कि पॉसिबिलिटी मिली कि हमने टेक्नोलॉजी के थ्रू इस कपड़े का निर्माण किया, और ये कपड़ा हमें क्या कर रहा है? गर्म रख रहा है। इस रूम को गर्म रखने में जो सहायता कर रहा है वो है ब्लोअर, हीटर, रूम हीटर। तो वो इसको सहायता करे, तो हमने पॉसिबिलिटी बना ली, अपने पास पॉसिबिलिज्म बना लिया कि बाहरी वातावरण से ये आंतरिक वातावरण बिल्कुल चेंज है। ठीक, फिर बोल रहा है कि न्यू डिटर्मिनिज्म, नव नीतिवाद, ये बोलता है कि न तो भाई न तुम्हारा न मेरा, न प्रकृति का बहुत ज्यादा मानेंगे, न मनुष्य का, हम बीच का रास्ता निकाल कर चुपचाप चलते रहेंगे सफलता पर। ठीक, बोल रहे ह्यूमनिज्म, जहां बोल रहा है कि मानव जो है प्रकृति पे ज्यादा निर्भर ना रहे, प्रकृति जो है छोटी पड़ जाए मानव के आगे, मानव उसका एकदम पूर्ण यूज करेगा। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, जो कि हमने पहले ही पढ़ रखा है, जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की बात कर रहा है, मतलब पर्यावरण नीतिवाद में, जहां बोला नेचर बड़ा होगा किससे? ह्यूमन से। नेचर इज द डोमिनेटिंग फोर्स शेपिंग द कंट्रोलिंग ह्यूमन सोसाइटीज। जहां मानवीय समाज को, मानव समाज को चेंज बाय अकॉर्डिंग टू नेचर, नोन एज
इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। देन पॉसिलिज्म, ये बोल रहा है जहां पे ह्यूमन क्या होगा, बड़ा होगा नेचर से, ह्यूमन विद टेक्नोलॉजी ओवरकम नेचर, कंसंट्रेट एंड क्रिएट पॉसिबिलिटीज। जहां पे क्या होगा कि नेचर क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, ह्यूमन के अकॉर्डिंग। फिर बोल रहा है न्यू डिटर्मिनिज्म, जहां बोल रहा है ना तो ह्यूमन बड़ा है ना तो नेचर बड़ा है। द अ मिडिल पाथ ऑफ एडवोकेटिंग फॉर द बैलेंस कंक्यूरिंग नेचर बाय द ओबेइंग इट्स लॉ। हम नेचर के लॉ को भी क्या करेंगे, डिप्लॉय नहीं करेंगे, उसको मानेंगे और साथ में एक बैलेंस बना के चलेंगे किसके बीच में, ह्यूमन और नेचर के बीच में। ठीक भैया, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टलैंड एटलस ऑफ इंडिया हैज बीन प्रिपेयर्ड। भाई बोल रहा है कि भारतीय बंजर भूमि का जो ये भूमि एटलस को तैयार करने में किसकी सहायता लेता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, नहीं। सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें भी नहीं होगा। नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, हाँ ऑप्शन 3 एकदम बिल्कुल सही होगा, जहां पे ये जो होता है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, ये जो है ये पार्ट है इसरो का। किसका पार्ट है भैया, इसरो का। ठीक, इस इसरो का पार्ट है, ये इसरो का एक पार्ट है जो कि करता है भारतीय बंजर भूमियों का सर्वेक्षण करता है, इसको बताता है, एटलस पे तैयार करता है कि कहां पे भारतीय बंजर भूमि है। आपको मैंने बताया था कि IRS 1A ये जो सैटेलाइट हमारे यहां लॉन्च किया गया था 1988 में, ठीक। 1988 में ये जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था IRS 1A, ये जो लॉन्च किया गया था वो इसी के अकॉर्डिंग किया गया था और वही जाकर के हमें बताता है कि चीजें कैसे कैसे चेंज होती है, जो कि चीजें बन रही है उसका चेंजिंग कैसे हो रहा है। ठीक भैया, फिर बोला नेशनल एटलस एंड थर्मेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय एटलस एवं ये भी नहीं करता, ये जो हमारा काम करता है रिमोट नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ही क्या करता है, इसका काम करता है। हाँ, 7th क्वेश्चन हमारा आता है भैया कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स आर गुड एग्जांपल ऑफ माइनिंग टाउन्स। पूछ रहा है कि विच आर ऑफ द टाउन्स आर एज अ गुड माइनिंग टाउन्स की बात में मतलब बोल रहा है कि माइनिंग टाउन अच्छे, इसमें से कौन सा सबसे अच्छा खनन शहरों की बात करता है। तो अगर बात किया जाए रानीगंज, डिगबोई, इटरासी, झरिया और अंबाला। अगर बात किया जाए रानीगंज जो फेमस हो कोयल के माइनिंग के लिए फेमस है, डिगबोई जो फेमस है ये पेट्रोलियम के लिए फेमस है। किसके लिए भैया, पेट्रोलियम। और ये डिगबोई है कहां सर, ये है असम में। कहां पर भैया, असम, असम में, असम राज्य में डिगबोई पाया जाता है। इटरासी जो है ये जो है ना ये एक इंटरनेशनल ये एयरपोर्ट है भैया, एयरपोर्ट है। झरिया जो ये भी फेमस है किसके लिए, कोल के लिए, कोल माइनिंग के लिए। अंबाला जो है ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। कैसा ट्रेनिंग सेंटर, मतलब ये भाई जो रिलेटेड है ये डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर है, ये जो हमारा डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर है। क्लियर भैया, अगर बात किया जाए डिफेंस ट्रेनिंग सेंटर में कौन आ गया, तो ये आ गया सी और ई, जिसमें नहीं होगा वही वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जैसे हमने बात किया कि ए बी सी, सी आ गया मतलब इसको काट दो भैया, ए बी डी ई ओनली, बोल रहे कि ए बी डी ई, तो ई तो इसमें भी नहीं होना चाहिए। फिर बोल रहे कि ए सी, ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन होता है जिसमें हमने आ गया ए बी और डी, ए बी और डी, ए बी और डी, ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक भैया, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते सर, कि इसमें चौथा वाला ऑप्शन क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। आई फिर बोल रहे विच सिटी आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉल्यूटिंग रिवर गंगा। बोल रहे गंगा रिवर को खराब करने में सबसे ज्यादा हाथ किस शहरों का है। तो अगर बात किया जाए मुरादाबाद, हरिद्वार, ऋषिकेश, नहीं। फिर बोल रहे कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी। कानपुर से आपको पता है क्या आता है, कंपनियों से कई सारे कचड़े यहां पर आते हैं। फिर इलाहाबाद में, इलाहाबाद में यहां पे होम सीवेज है, यहां पे हाउस सीवेज बहुत ज्यादा है। इस हाउस सीवेज के कारण यहां पे बहुत सारी गंदगी थी। वाराणसी क्या है, एक धार्मिक नगरी, बम बम बोले, काशी में सब कुछ होता है। ठीक है भैया, बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी, जो कि दो नाम से मिलकर के बना वो वाराणसी की। अगर बात किया जाए किससे मिला है, एक वरुणा रिवर है,
वरुणा का और प्लस 80 घाट का, इन दो चीजों से मिल करके भैया बनारस का निर्माण हुआ है, इस वाराणसी का नाम आया है। ठीक भैया, तो यहां पर जो वेस्टेज आता है, यहां पे जो वेस्टेज है वो पूजा पाठ के वेस्ट आने के कारण और घरों के वेस्टेज आने के कारण, इनके कारण से ये बहुत ज्यादा क्या होता है, पॉल्यूटेड इन शहरों के कारण से होता है। ठीक भैया, ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन। फिर अगर चलते सर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ एंट्रोपोड्स, ये कैसे पोर्ट्स होते हैं सर? एंट्रोपोड्स होते क्या है? एंट्रोपोड्स तो वो पोर्ट होते हैं, अगर बात किया जाए एंट्रोपोड बंदरगाह की बात किया जाए, जहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट न हो करके, यहां पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट न हो करके यहां पर होता है री एक्सपोर्ट। ठीक भैया, यहां पर री एक्सपोर्ट मतलब यहां सामान मंगा के दोबारा बेचने करने का काम करता है। तो कौन कौन सा है इसकी बात अगर किया जाए तो ऑप्शन दे रहा हमारे पास डोवर, रोटरडैम, अदन, सिंगापुर और कोप्रेहेगन। ये बोल रहा है तो हमारे पास कौन कौन सा आएगा? इसमें से आ जाएगा हमारा डोवर है, अदन है, इसके अलावा हमारे पास आएगा सिंगापुर। यानी कि जिसमें बी और ई ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नहीं होगा, बी पहला कट जाएगा, बी ये भी कट जाएगा, बी ये भी कट जाएगा। ऑप्शन डी के साथ हम जाना पसंद करेंगे। ऑप्शन डी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक भैया, किसकी बात किया था हमने? एंट्रोपोड, जहां पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना होकर के केवल क्या होता है, री एक्सपोर्ट का काम होता है, याद रखिएगा। फिर बोल रहा है अंगूर की खेती, अंगूर की खेती की बात कहता है कि बोल रहा है ग्रोइंग ऑफ ग्रेप्स आर नोन एज विटिकल्चर। छोटा सा इसमें क्या समझाना, ये विटिकल्चर में क्या होता है, अंगूर की खेती होती। बाकी सबको देख लेते हैं कि किसमें क्या क्या होता है। विटिकल्चर की अगर बात किया जाए जिसमें अंगूर की खेती होती, फिर बोलता है फ्लोरिकल्चर की अगर बात किया जाए, फ्लावर से आ गया फ्लोरिकल्चर, मतलब फूलों की खेती। हॉर्टिकल्चर की अगर बात किया जाए, जहां पे फल सब्जी की बागवानी या फिर विस्तृत क्षेत्र में खेती किया जाता है, उसको बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। फिर बोल रहा है सेरिकल्चर, सेरिकल्चर जहां होता है रेशम का उत्पादन, जहां रेशम के कीड़ों को मतलब पाला जाता है, फिर उसको गर्म पानी में डाल करके जिंदे कीड़ों को, मतलब उसमें उसके एक पर क्या होता है, वह एक अंडे देते हैं, उन अंडों को गर्म पानी में डालते हैं, कुकून को, उस कुकून से जो धागे निकलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रेशम। फिर बोल रहा है शिफ्टिंग कल्टीवेशन लोकल नेम, स्थानांतरित कृषि के स्थानांतरित नाम क्या क्या है, ये दिया गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम। आप बोल रहे हैं कि किस क्षेत्र से है, बोल रहा है लतांग, तमरई, छेना, झुम। फिर दे रहा है कंपनी थाईलैंड, भारत, इंडोनेशिया, श्रीलंका, इनकी बातें कर रहा है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आएगा? देखिए सर, तो हमारे पास ऑप्शन आएगा पहला का, लदांग जो होता है वो होता है हमारे यहाँ इंडोनेशिया में। कहां होता है? इंडोनेशिया में। लदांग जो होता है हमारे यहाँ इंडोनेशिया में होता है। हट जा भाई। ये तीसरे में फिर बोल रहा है कि तरमाई, तरमाई ये जो होता है, तामरई जो होता है ये होता है हमारे थाईलैंड में। ठीक भैया, फिर बोल रहा है छेना जो होता है ये हमारे यहाँ जो होता है श्रीलंका में होता है। कहां पर होता है सर? श्रीलंका में। ये जो होता है ये हमारे यहाँ श्रीलंका में होता है। फिर इसके बाद झूम सबसे फेमस है जो कि इंडिया में होता है, जिसके बारे में आपको जानना जरूरी है। यानी कि पहले का तीसरा, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा कहां गया? इसमें आ गया पहले का तीसरा और इसमें भी पहले का तीसरा। फिर बोल रहे बी का 1, बी का 1 आ गया, बी का 4, ये कट गया ऑप्शन, मतलब सारे ऑप्शन कट गए। ऑप्शन 3 क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया इसके साथ। ठीक भैया, क्या होता है कि स्थानांतरित खेती में कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे खेती की जाती है, एक स्थान पे व्यक्ति रहेगा फिर मौसम के साथ दूसरे स्थान पे चला जाएगा। आज भैया फिर देखते हैं अ कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट अप एरियाज ऑफ हाउस रूल सेटअप कार्ड। बोल रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश में घरों के सघन और संकीर्ण रूप बने हुए हैं। जहां बोल रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जहां पे बहुत ज्यादा लोग रहे और संकीर्ण रूप से कुछ क्षेत्रों कहते क्या है, बोल रहा हेमलेट सेटलमेंट या फिर डिस्परेट सेटलमेंट या फिर क्लस्टर्ड सेटलमेंट या फिर आइसोलेटेड। तो ये ऑप्शन 3 क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। संकुलित बस्तियां होती जहां पे बहुत ज्यादा लोग क्या होते हैं, एक साथ होते हैं। इनके नाम से आपको पता चल जाएगा कहां पे किसकी बातें कर रहा है। फिर बोल रहा है इन विच कंट्री कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज मोस्ट सक्सेसफुल। बोल रहा है कि जहां पे सहकारी कृषि सबसे ज्यादा मतलब सबसे पहले सफल हुआ, सॉरी,
सबसे पहले सफल की बात करें, फर्स्ट टाइम कहां पे सफल हो इसकी बातें करेगा, तो ये जो होगा डेनमार्क में। डेनमार्क में दूध वगैरह का भी उत्पादन अच्छा, तो वहां की गाय वगैरह की वजह से। ठीक भैया। फिर बोल रहा है स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा है क्या? स्मार्ट सिटी मिशन स्वच्छ भारत का हिस्सा है कि अर्बन रिन्यूअल मिशन की बात कर रहा है कि नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन की बात करता है कि ग्रीन इंडिया मिशन की बात करता है? स्वच्छ भारत से होगा क्या? तो होगा कि शहरों का नवीनीकरण किया जाएगा। स्वच्छ भारत के अकॉर्डिंग शहरों का नवीनीकरण होगा, जहां पे गंदे शहरों को साफ सुथरा करके उसको एक नया रूप वगैरह दिया जाएगा। क्लियर है भैया? तो यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा। ठीक सर, आ जाइए। फिर बोल रहा है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग नॉट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ पुअर सेक्स रेशियो। बोल रहा है कि कौन सा इसमें से लिंगानुपात का सबसे सहायक कारक नहीं है। लिंगानुपात किसकी वजह से होता है? अब भ्रूण हत्या करा दो, लड़कियों को मत पढ़ाओ, ठीक, जहां लड़कियां पढ़ी लिखी नहीं होंगी तो भाई उनको ये सारी चीजें नहीं पता होंगी कि परिवार नियोजन वगैरह क्या होता है, ये सारी चीजों की समस्या होंगी। जहां पे मादा भ्रूण हत्या मतलब फीमेल को मार दो, फिर घरेलू हिंसा कर रहे हो मतलब लड़कियों पे मारपीट कर रहे हो, तो उससे भी लड़कियां क्या हो जाती हैं भाई, बहुत सारे में केस में डेथ कर जाती लड़कियां। फिर बोल रहा है कि महिलाओं का उच्च सामाजिक आर्थिक पद प्रतिष्ठा। फिर बोल रहा है मादा शिशु हत्या, बच्चों का क्या कर दिया जाए, हत्या करा दिया जाए। लेकिन अगर पढ़ी लिखी महिला है, पढ़ी लिखी महिला है, तो क्या वो लिंगानुपात के अंतर्गत आ पाएगी? क्या उसको मार दोगे तुम पढ़ी लिखी महिला को? क्या उसको तुम बेवकूफ बना लोगे? नहीं। ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, जो कि बोल रहा है इसमें कि नहीं है। ये भी ध्यान देना, नहीं की बात किया है, वहीं पे कैंसर गलत हो जाता है जहां नहीं आप नहीं ध्यान देते। आजिए फिर बोल रहा है what we call to industries that does not depend on any specific type of raw material। हम उस इंडस्ट्री को क्या कहते हैं जो कि किसी प्रकार के रॉ मटेरियल पे डिपेंड नहीं होता? जिसमें ऑप्शन आपको मिलता है कॉटेज इंडस्ट्री, कुटीर उद्योग। नहीं भैया, इसमें आवश्यकता होता है रॉ मटेरियल का। फिर बोल रहा है फुट लूज इंडस्ट्री, जहां पे स्थान स्वतंत्र उद्योग। हाँ यही है। ये किससे जुड़ा होता है? ये होता है आईटी सेक्टर से जुड़ा होता है। किससे होता है? आईटी सेक्टर से जो भी इंडस्ट्री जुड़ी होंगी उनको नहीं मिलेगा। आईटी सेक्टर यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक भैया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, अब एक बात बताओ सर कि क्या आईटी सेक्टर में कंप्यूटर वहां पे जो काम करना है सॉफ्टवेयर बनाने, उसके लिए हम कौन सा कोयला वगैरह लेके आएंगे? किस रॉ मटेरियल का प्रयोग करेंगे? नहीं करेंगे सर। तो यहाँ पे फुटलूज इंडस्ट्री में क्या होगा, हम यहाँ पे वही इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं कि जहां पे किसी प्रकार की रॉ मटेरियल की आवश्यकता नहीं थी, बाकी सब क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। आइए सर फिर देखते हैं मैच दी कॉलम, जहां पे रिफाइनरी को बोल रहा है कि तेल रिफाइनरी है और वो राज्य कौन सा जो तेल रिफाइनरी, जैसे बरौनी, फिर नामुलीगढ़, कोयाली, फिर इसके बाद ततिपाका। फिर बोल रहा है राज्य में आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, कौन किसके साथ जाएगा इसकी बातें हम करते हैं। पहला बरौनी जो है वो कहां पर है? बिहार में। फिर इसके बाद नुमालीगढ़ की अगर बात किया जाए, नुमालीगढ़ जो आपका पड़ता है वो असम में ही पड़ता है। नुमालीगढ़ कहां पर है? असम में ही है। कोयली की बात किया जाए, कोयली जो पड़ता है ये गुजरात में पड़ता है। फिर ये तातीपाका आंध्र प्रदेश में। यानी कि ए का 3 तो होगा, बी का जो होगा वो 2 होगा। फिर इसके बाद बोल रहा है सी का 4, सी का 4 आपको इसमें मिला है, यानी कि ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, बाकी सभी ऑप्शन क्या हो गए, मिस्टेक हो गए, रॉन्ग है। ठीक भैया। फिर बोल रहा है कि हवाई अड्डे, उन हवाई अड्डों को मिलाना है जहां बोल रहा है शिकागो, टोरंटो, टोक्यो, गुआनो। फिर बोल रहा है कि कनाडा, जापान और चीन और इसके साथ अमेरिका की बातें कर रहा है। तो ये देखो सबसे पहले भाई गुआंगझो, यही है भैया चाइना का भाषा, तो इसको पहले मिला लो। ठीक, तो ऐसे में आप देखोगे तो 2 ऑप्शन कट गया, एक ये और ये कट गया। अब इसमें खेल है कि टोक्यो कहां पाया जाता है। टोक्यो की अगर बात किया जाए, टोक्यो कहां का है, तो ये टोक्यो जो आपका होता है जापान में है। टोक्यो कहां पर है? जापान में। तो सी का 2, सी का 2 दोनों में है। फिर बोल रहा है टोरंटो और शिकागो। शिकागो सम्मेलन कहां हुआ था भैया? शिकागो सम्मेलन में कौन गया था? 12 जनवरी, याद है किसका जन्मदिन मनाया जाता है? युवा दिवस, स्वामी विवेकानंद। अमेरिका में जाकर के मेरे अमेरिकी भाई और बहनों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, इस बात पे तालियां गूंज गई थी। वह शिकागो कहां है? शिकागो सम्मेलन अमेरिका में, और एक टोरंटो पड़ा कहां पर? कनाडा में। यानी कि ए का जो है 4 जाएगा,
ए का यहाँ 4 नहीं है ऑप्शन, ये वाला सही है, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन आपका चलेगा ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक भैया। फिर विच रीजन अमॉन्ग द फॉलोइंग लैक इंटरकंटिनेंटल एयर सर्विस, बोल रहा है कि किस क्षेत्र में अंतर महाद्वीपीय हवाई हवाई सेना का अभाव है, हवाई सेवा का अभाव है। तो ये जो बात है ना, ये यहाँ पे यूएसए में हर जगह हवाई सेवा है, उसके हर पार्ट में, ठीक। दक्षिण पूर्वी एशिया में भी है, लेकिन रूस वाले पार्ट में जो इसका रूस का जो एशियाई वाला भाग है यहां पर नहीं है। रूस का अगर बात किया जो इस तरीके से रूस अगर हमारा है यहां से यहां तक का, तो इसके इस वाले पार्ट में तो है, जो कि यूरोप में पार्ट आता है। कहां पर आता है? यूरोप में। यहाँ पे इंटरनेशनल है यहाँ पर यूरोप में, बट एशिया वाले पूरे भाग में, इतने भाग में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। तो इसके किस वाले भाग में? एशियाई भाग में नहीं है। फिर बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग नॉट पुश फैक्टर, बोल रहा है कि नॉट पुश फैक्टर फॉर माइग्रेशन, बोल रहा है प्रतिकर्ष के कारक। पुश फैक्टर का मतलब क्या होता है? कि बाहर निकाल देना, किस कारण से माइग्रेशन नहीं होगा, ये बातें पूछ रहा है। क्या बेरोजगारी के कारण से माइग्रेशन नहीं होगा? होगा भैया, बेरोजगारी, हम बेरोजगार आदमी कहां जाएंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। जैसे मैं आज यहां पढ़ा रहा हूं, कल को और अच्छा ये कोचिंग हुआ तो मैं क्यों जाऊंगा भैया? नहीं जाऊंगा। आज यहां पढ़ा, कल भी यही पढ़ाऊंगा, क्योंकि तुम्हें पढ़ाना है भाई, आप लोग को आगे बढ़ाना है। नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा के कारण भी माइग्रेशन होता है, ठीक। फिर बोला पुअर लिविंग कंडीशन, रहन सहन की निम्न स्थिति में भी होता है। फिर बोला शांति और स्थिरता, ये ऐसा चीज है जहां पर बोलता है कि पुश फैक्टर इस पे नहीं होगा। जहां हमें शांति मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, वहां पे क्या होगा? पुश फैक्टर नहीं होगा। ठीक है भैया। जी फिर बोले अरेंज ऑफ द फॉलोइंग मिलियन पुश सिटीज अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस डिसीज ऑर्डर। बोल रहे कि 2011 के अनुसार इनको क्या करो, क्रमबद्ध करो कि 2011 में ये कैसे, और बोले किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते से घटते क्रम में, ठीक। बढ़ते से घटते क्रम में करना। तो सबसे पहले कहां पर होगा इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारा होगा भैया मुंबई, सी, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। यानी कि पहले आएगा सी, ए, बी और डी। सी ए बी डी, सी ए बी डी कहीं भी है, यहां है तीसरे में सी ए बी डी। तो ऑप्शन 3 क्या है? बिल्कुल सही है, ठीक भैया। बोल रहे कि अरेंज ऑफ द फॉलोइंग कंट्री द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर रैंकिंग इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023 के अकॉर्डिंग, एसडीआई के अकॉर्डिंग पूछ रहे भैया। ये तो देखो एक पुराना, इसको करने का कोई मतलब नहीं, फिर भी मैं कराऊंगा। आपको पढ़ना होगा किसका? 2025 का एसडीआई पढ़ के जाना होगा 2026 के पेपर के लिए। तो अब 2026 के लिए 2025 की तैयारी जरूर करिएगा। वहां अगर छूट जाएगा भैया तो वहां पूरा छूट जाएगा पेपर, ठीक भैया। तो वो है कि इसके अकॉर्डिंग करना है, तो आप इसमें क्या करना चाहोगे? तो इसको मैं बता देता हूं डायरेक्ट कि कौन कौन सा पहले होगा। चाइना पहले स्थान पे होगा, ठीक। एचडीआई वहां का अच्छा दिखाया गया था इसके अकॉर्डिंग, ठीक भैया। फिर बोल रहा है श्रीलंका, फिर बोल रहा है कि आपका भूटान आएगा तीसरे नंबर पे, भूटान। फिर चौथे नंबर पे आपका चलेगा बांग्लादेश, चौथे नंबर पर। उसके बाद पांचवें नंबर पे भारत है। यानी कि ए वाला ऑप्शन जिसमें लास्ट में होगा वही होगा। तो यानी कि पहला वाला ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही है। तो इसको करने की आवश्यकता है, इस पे तैयारी करने की मतलब नहीं भैया। एसडीआई पढ़ना है आपको, किसका पढ़ना है? 2025 का। जैसे इसका यही दिया गया 2023 वाले का कि किसका किसका था। चाइना 78 पे था, श्रीलंका 89 पे था, भूटान 125, इंडिया 130, बांग्लादेश 130। फिर इसके बाद ये था। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाता है तो चाइना, श्रीलंका, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, ठीक। तो इसके अकॉर्डिंग चला हमारा चाइना, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह। तो इंडिया और बांग्लादेश दोनों समान थे, इसलिए बांग्लादेश को हमने पहले रख लिया, इंडिया को बाद में रख लिया। तो कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, दोनों एक समान थे, 130 पे ही थे। आइए फिर बोल रहे विच अमॉन्ग द फॉलोइंग एन एग्जांपल कल्चर टाउन। बोले कल्चरल टाउन यानी कि धार्मिक या सांस्कृतिक नगरी के रूप में कौन है? कैनबरा की बात करें, वाशिंगटन की, या एम्स्टर्डम की बात करें। मक्का, मक्का एक कल्चरल सिटी है जहां की एक ये मुस्लिम समुदाय के लिए है, मुस्लिम समुदाय के लिए है, मुस्लिमों के लिए। यहां पे हजरत साहब का जन्म हुआ था। कब हुआ था? हजरत साहब का हजरत साहब का
हजरत साहब का ये क्या है, जन्म स्थान है भैया, ठीक। और कब हुआ था, कब हुआ है, तो 570 ईस्वी में, 570 एडी में। और इसके बाद ये जो थे हजरत साहब जो थे मक्का से मदीना चले गए, मक्का से मदीना, मदीना, मक्का से कहां चले गए, मदीना चले गए, ठीक भैया। मक्का से कहां चले गए, मदीना। तो यहां पे क्या हुआ, मक्का से मदीना कब गए थे, तो ये 622 ईस्वी में, 622 ईस्वी में यहां मक्का से मदीना चले गए। और 633 ईस्वी में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई, ठीक। 633 ईस्वी में मृत्यु, ठीक। 633 ईस्वी में क्या हुआ कि हजरत साहब का क्या हो गया, मृत्यु हो गया था, ठीक। जन्म स्थान बताया कहां पर है, मक्का में, ठीक। मक्का में कब, 570 ईस्वी में इनका क्या है, जन्म है, जन्म। और 622 ईस्वी में मक्का से मदीना, और 633 ईस्वी में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। किसका, पैगंबर साहब, ये जो मोहम्मद हजरत साहब थे उनका। फिर बोल रहा है कि दो देशों के मध्य में व्यापार जो कहलाता है वो क्या कहलाएगा भैया, इंटरनेशनल ट्रेड कहलाएगा, ठीक। छोटे छोटे चीजों पे हम लोग उतना ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, जो अच्छी चीजों को उन पे डिस्कस करेंगे ताकि हमारे आगे के क्वेश्चन कोई छूट ना जाए। फिर बोल रहा है विच एमंग द फॉलोइंग आर नॉट एग्जांपल ऑफ मिडाइवल टाउन। बोल रहा है कि मध्यकालीन, मध्यकालीन कब का समय भैया, जब हम बोलते हैं कि कब मध्यकालीन भारत की बात कर रहे हैं भैया, कब 1210 के आसपास से। मैडम पढ़ाएंगे आपको इतिहास वाली, मध्यकालीन भारत कौन है, मध्यकालीन वाला इलाका, ठीक। वहां से बात करेगा, तो इसकी बात कर रहा है कि जो हमारा जो था ये औरंगजेब, औरंगजेब के मृत्यु के पहले का समय, औरंगजेब के मृत्यु के पहले का समय, आप लोग कल कमेंट करके जरूर पूछिएगा मैडम की जब क्लास लगेगी इतिहास की, तो मध्यकालीन का भैया टाइमलाइन बताओ, उनसे पूछ लेना आप, नंदिनी मैडम पढ़ाती है आप लोग के इतिहास ना भैया, पूछ लेना आप उनसे, ठीक। औरंगजेब के मृत्यु के पहले का जो समय उसको बोलते हैं मध्यकालीन इतिहास, या फिर मध्यकालीन भारत का पार्ट बोलते हैं। उस समय में बोल रहा है कि कौन सा ऐसा शहर है जो कि उस समय में नहीं था, उसका नाम वो नहीं था, दिल्ली। दिल्ली तो भैया सल्तनत का पार्ट ही था, तो उसको हटा ही नहीं सकते। हैदराबाद नीचे चलता था, सूबा चलता था हैदराबाद। फिर बोला प्रयागराज, प्रयागराज भैया या तो एंशियंट में या तो मॉडर्न में अभी का चेंज हुआ है, इस बात क्या देखिएगा, तो यही वाला सिटी नहीं था, लखनऊ नवाबों का शहर, ये वाला नहीं है, यानी कि ये नहीं है, बस ये वाला ऑप्शन क्या बिल्कुल सही है। औरंगजेब के पहले के समय को मध्यकालीन भारत का पार्ट बोलते हैं। रूरल सेटलमेंट आर द कैरेक्टराइज्ड बाय द पीपुल प्रीडोमिनेंटली एंगेज्ड इन। बोल रहे कि ग्रामीण आबादी क्षेत्र के उन लोगों द्वारा वर्गीकृत होते हैं जो मुख्य रूप से कार्य करते हैं। गांव में कौन सा कार्य होता है, प्राथमिक सेक्टर का तो काम होता है गांव में ज्यादातर, तो वो कौन सी क्रियाओं में आएगा, प्राथमिक सेक्टर, जहां पे वो एग्रीकल्चर होंगे, एग्रीकल्चर होगा, फार्मिंग होगा, इन सभी चीजों से क्या होंगे, वो जुड़े होंगे, ठीक। जहां पे डेयरी वगैरह होगा, डेयरी, इन सारी चीजों से जुड़े होंगे ये लोग। फिर बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा नहर एक अंतर्देशीय जलमार्ग बनाने के लिए उत्तरी अमेरिका के बड़े झीलों को जोड़ता है, उत्तरी अमेरिका के बड़े झीलों को, यानी कि जो ये अमेरिका का ये वाला जो पार्ट इस तरीके से, इस वाले पार्ट को कौन जोड़ने का प्रयास कर रहा है, ठीक भैया। ये ऐसे होता है अमेरिका का पार्ट, नहीं ये इस तरीके से, तो इसको जोड़ने का जो पार्ट करे इस नॉर्थ अमेरिका के पार्ट में, वो है सू नहर या वेलैंड नहर। ये वाले जो पार्ट होते हैं ये दोनों मिल करके किसको जोड़ते हो, नॉर्थ अमेरिका के अंदर में। पनामा वगैरह इसलिए नहीं होगा क्योंकि पनामा यहां पर है, तो इसी तरीके से ये लोग कट जाएंगे, ठीक। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज्ड बाय द वाटर पॉल्यूशन। पानी के खराब होने से कौन सी बीमारी होती है, बोला जाता है ना पानी में गंदा पानी पियोगे तो क्या हो जाएगा आपको, डायरिया, क्या होगा, डायरिया। और ये जो होगा ये किसकी वजह से होगा, एयर की वजह से।
एयर पॉल्यूशन। फिर नेत्र सिस्मा, ये जो नेत्र का ये होता है आपका बहुत ज्यादा रोशनी वगैरह इन सारी चीजों के प्रॉब्लम्स होता है। फिर अस्थमा भी किससे होता है, एयर पॉल्यूशन। ठीक, मतलब एयर पॉल्यूटेड होगा तो अस्थमा वगैरह की बीमारी आपको मिलेगी। तो मैं शुभम कुमार आपका ये क्लास खत्म कर चुका हूं, आपका 25 का सारा क्वेश्चन करा दिया हूं, 24 भी करा दिया हूं। तो आप जाइए पढ़ाई करिए, पढ़ाई करने के बाद भैया हमारे क्लास को अपने दोस्तों को भी शेयर करो ताकि आप पढ़ो वह भी पढ़े, क्योंकि दोस्त के बिना मजा नहीं आएगा क्लास में और कॉलेज में, इसलिए दोस्त को साथ लेके जाओ। तब तक के लिए जय हिंद, आप खेलते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।